हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रूल्स our country. It is the supreme law of the land. It came into effect on 26 January 1950. Our constitution is based on the principle of democracy, socialism and secularism. ये हमें बता रहे हैं कि जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कंट्री को रूल करती है। ये हमारे देश के अंदर सुप्रीम लॉ है। ठीक है, इससे बढ़कर कोई और नहीं है। इसके अस्तित्व में आने की जो डेट है, यानी जिस दिन ये अस्तित्व में आया था वो डेट थी हमारी 26 जनवरी 1950। यानी कि हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश के अंदर इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, और जो हमारा संविधान है ये डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है, ये हमारे संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इसमें है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई किसी भी देश को या किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इसका हमें आंसर जो है आगे चलकर मिलेगा, इसमें बता रहे हैं। A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of a country that we as the citizens aspire to live in. ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ आइडियल्स को लेज डाउन करता है। ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री को। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिससे हम लोग एस्पायर करते हैं लिव इन को। इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है कि सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा है। इट हेल्प्स अस एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। ये हेल्प करता है सर्व करने में एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के रूप में, जिससे कि जो पीपल्स हैं कंट्री के, ठीक है, वो एग्री हों उन बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से कंट्री को गवर्न किया जा रहा है, क्या कंट्री को गवर्न ठीक वैसे किया रहा है जैसा वो चाहते हैं। ठीक है, ये वो बेसिस, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड करके देता है। इसके साथ साथ ये हमें बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला है, दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे आर ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। कह रहे हैं ये जो है इसके अंदर ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके साथ साथ किस किस टाइप के एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो सर्टन आइडियल्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिन पर जो कि बिलीव दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ठीक है, जिनको ये जो बिलीव होती है कि हाँ की कंट्री जिन पर आगे चलकर वर्क करेगी, ये उस टाइप की गवर्नमेंट, उस टाइप के एग्रीमेंट्स को डील कर चलता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं नेपाल वाला। व्हेन नेपाल वॉज अ मोनार्की, जब नेपाल में राजशाही थी, जब नेपाल में राजा का रूल था, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ कि उस कंट्री के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी जो थी वो किंग के हाथों में थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ट्रांजिशन हुआ नेपाल का इनटू डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पर एक प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री जो है शुरू हो चुकी थी। और इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। कह रहे हैं डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है वहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल्स के बिहाफ में जो भी पावर होती है, ठीक है, उन पावर को एक्सरसाइज करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट डिफाइंस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये किसी कंट्री के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी डिफाइन करता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़
द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द रूल्स डेट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये कुछ रूल्स भी लेज डाउन करता है, ठीक है, जिससे हम गार्ड कर सकें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सकें, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सके, उससे प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स लेट डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डेट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बनाता है जो कि गवर्न करती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को, ठीक है। A constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group और organization। ये कह रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, जिसमें ये डेमोक्रेसी के अंदर इस बात को इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, ठीक है, सोसाइटी का, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कभी भी किसी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रिवेंट करता है डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑन अ माइनॉरिटीज़, कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं और वो डोमिनेट ना कर सके माइनॉरिटी ग्रुप्स को, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड सेज that no citizen can be discriminated on the basis of religion, caste, gender, race, etc। ये कह रहे हैं हमसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है हमें कि जो राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स, कि सभी भारत के जो सभी नागरिक हैं सबको अधिकार है समानता का, और सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस। और ये हमें ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी जेंडर के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आ गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। जो भारतीय संविधान है उसके की फीचर्स क्या हैं, उसकी मुख्य बातें क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। कह रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता का जो संग्राम था, ये कह सकते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट रहे हैं, जितने भी रहे हैं, ठीक है, इनका ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, काफ़ी लंबे समय तक, दशकों तक रहा है, जिससे कि हम जो है अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कर सकें ब्रिटिश रूल से। नेशनलिस्ट डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जो भारत के राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बहुत लंबा समय जो है बिताया है कि और इमेजिन करने में, प्लानिंग करने में कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, वो कैसा दिखना चाहिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ठीक है, उस समय पर इंडिया एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय पर भारत का बंटवारा हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विद प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी अलॉन्ग विद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे हमने मेंटेन करना है डाइवर्सिटी को, ठीक है, विद प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, अपने देश की एकता को प्रिजर्व कर, ठीक है, अलॉन्ग विद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पर हमने पॉवर्टी को इरेडिकेट भी करना है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर। फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको नीचे दे रखी हैं। देखिए, सबसे पहले बात की उन्होंने फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कह रहे फेडरलिज्म का जो मतलब है वो मतलब है कि किसी कंट्री के अंदर एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट का होना। दीज आर एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल्स। जैसा कि हम अब बात करते हैं हम स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की, हमारे यहाँ पर जो है 3 लेवल पर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एक है सेंट्रल लेवल पर, जो कि इस समय आप देख ही रहे हैं, इस समय सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो मोदी जी के अंडर में चल रही है, ठीक है। और हम स्टेट लेवल की बात करें तो आपको हर स्टेट में
आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है जिनको चीफ मिनिस्टर लीड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक होती हैं लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। ब्लॉक लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इसी में ही, यानी कि जो हमारा जो थर्ड लेवल जो लोकल गवर्नमेंट है उसको 3 टायर में बांटा गया है, 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। जिले में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, और अगर ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और गांव के लेवल आपके ग्राम प्रधान होते हैं। ये थर्ड टायर की जो है गवर्नमेंट है। तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि कहीं पर 2 लेवल पर होते हैं, कहीं पर 3 लेवल, लेकिन कुल मिला कहने का मतलब यही है कि फेडरलिज्म की जब बात करते हैं तो फेडरलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर किसी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर भी फॉर्म होती है, स्टेट लेवल पर भी फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट, और आपको लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पर ये 2 लेवल की ही होती है, जहाँ पर सिर्फ आपका जो देखने को मिलता है, आपको देखना होगा आपने, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की सिर्फ 2 ही होती हैं, ठीक है। These are the state and central levels. Citizens are governed by laws and policies made by each of these level of government. Parliamentary form of government. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन। भारतीय संविधान जो है इस बात को सुनिश्चित करता है, इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग का राइट है। दिस मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत के हर एक व्यक्ति को, भले ही वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, उसका डायरेक्ट रोल होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। रिप्रेजेंटेटिव्स आर दस अकाउंटेबल टू द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आम पब्लिक चुनकर भेजती है वो सारे के सारे अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें हम सब थर्ड पॉइंट का है, थर्ड जो फीचर है, पहला फीचर हमने कहा फेडरलिज्म, सेकंड हमने कहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब थर्ड की हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। कह रहे हैं हमारी जो स्टेट यानी कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक द लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है जुडिशरी। अब इन तीनों को 1 बाय 1 जो है हमें बता रहे हैं। सबसे पहले बात करें द लेजिस्लेचर की। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दोज हु मेक्स लॉज। कह रहे हैं लेजिस्लेचर के अंदर वो सभी लोग जो हैं आते हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है, जो हमारे लिए गवर्नमेंट को चलाते हैं और लॉज बनाते हैं, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होता है ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा कुछ रूल्स लॉज बनाए जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ग्रुप को हम जो है एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और यही रन करते हैं गवर्नमेंट को। द जुडिशरी थर्ड है इसमें। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। कह रहे हैं जुडिशरी का मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो कोर्ट सिस्टम है उससे होता है, जो कि सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को और मेक श्योर करते हैं कि जो भी लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा, उनका सही तरीके से अबे किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन। हर एक ऑर्गन जो है, ठीक है, दूसरे अदर ऑर्गन्स के ऊपर लगातार चेक रखता है, ठीक है, स्टेट, और ये इंश्योर करता है कि जो बैलेंस है पावर्स का वो बना रहे तीनों के बीच में, ठीक है। अब फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। कह रहे हैं फोर्थ जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है पीपल्स को। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका मतलब है, ठीक है, द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। स्टेट जो है मनमाने तरीके से, ठीक है, पावर्स का इस्तेमाल ना करे पीपल्स के अगेंस्ट,
ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम जो है फंडामेंटल राइट्स करते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। कह रहे हैं जो हमारा संविधान है ये गारंटी करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अदर इंडिविजुअल्स, कि अदर इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे राइट्स को हमसे छीन ना लें, या स्टेट हमसे हमारे राइट्स को जो छीन ना ले, इससे हमें प्रोटेक्ट करना काम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। हमें कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिनमें सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार बोल रहे हैं इसमें। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमें डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, जिनमें से एक हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमें हमारी संस्कृति और हमें शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया है। ठीक है, और सिक्स्थ उन्होंने कहा है इसमें, सिक्स जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो सिक्स्थ उन्होंने हमसे दिया है, वो दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये सिक्स्थ है, जो कि है आपको पता ही है, रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये फिर से आ गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हम एक बार पढ़ चुके हैं इसको, ये सिक्स्थ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 4th नंबर पे आ चुका था। और लास्ट में जो दे रखा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज़, अगर हमारे साथ किसी ने अन्याय किया है और तो हमें उसके अगेंस्ट हमने जो है केस वगैरह भी कर रखे होते हैं, आप जो हम जिसमें हमने कहा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर हमारा शोषण हो चुका है और हम उसके लिए अपना बचाव चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें पास जो सिक्स्थ बनता है वो है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसी के अंदर 4th पॉइंट दिया है इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स में और कुछ ऐड करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक अदर सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इंश्योर करता है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, और जिसमें टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, जो कि इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स को इंस्टीट्यूट्स लॉज और पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, जिससे वो पॉवर्टी को मास लेवल पर रिड्यूस कर सके। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर ये था 4th पॉइंट फंडामेंटल राइट्स। 5th हमारे पास है सेक्युलरिज्म, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास है ये सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन, एक सेक्युलर स्टेट उसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। एक सेक्युलर स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जहाँ पर सभी रिलीजन इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा ये तो पॉइंट। फिर से वो पढ़ लेते हैं। अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पर सिख भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ पर बौद्ध भी हैं, यहाँ पर जैन भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया है, ठीक है, अपने नेशनल रिलीजन के रूप में। यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लाइंग आउट the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect rule us। कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे आइडियल्स को लेज आउट करने में, ठीक है, और इसके साथ साथ वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अधेयर टू, जिससे कि हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सब इसके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। उनको पता भी होना चाहिए कि कौन से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें किनको चुनना है, और हमने जिनको चुनकर भेजा है कि वो क्या रूल बना रहे हैं और वो रूल का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ना है। इन सब चीज़ों को जानने में
कॉन्स्टिट्यूशन हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करके देता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज्ड over the years to reflect new concerns of the polity that involves a change in the fundamental nature of the country। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी लंबे समय से कुछ ना कुछ चेंज भी हमें देखने को मिले हैं जो कि नए कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम को शो करते हैं। इसके साथ साथ ये इन्वॉल्व करके चलते हैं चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के फंडामेंटल नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये उनमें भी उनको भी ये शो कर चलता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।